जो कि 1917 से 1948 तक का सफर है। हमने भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ लिया और उसके बाद में 1937 के चुनाव पढ़ लिए। ठीक है, अब हम अपनी कहानी को लेकर आ गए थे 1937 के आ गए। ठीक है, 1937 के बाद 1938 में कांग्रेस ने प्रांतीय या विधानसभाओं से त्यागपत्र दिया। देखिए, कांग्रेस ने विधानसभाओं से त्यागपत्र दिया। मैंने बताया था ना कि कई सारे राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, फिर बाद में चल के कांग्रेस ने उन सरकारों से त्यागपत्र दे दिया अक्टूबर 1939 में। ठीक है, अक्टूबर 1939 में। अब सवाल यह आता है कि कांग्रेस ने विधानसभाओं से त्यागपत्र कब दिया था? तो बेटा अक्टूबर 1939 में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिरकार कांग्रेस ने रिजाइन क्यों किया? भाई त्यागपत्र दिया तो क्यों त्यागपत्र दिया था? उसका कारण क्या था? उसका क्या कारण रहा था? ठीक है, तो कारण दो थे। पहला कारण, बिना कांग्रेस की सहमति के क्यों त्यागपत्र दिया था? कारण, बिना कांग्रेस की सहमति के अंग्रेजों ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया। अब कारण देखिए, कांग्रेस ने यह कहा कि भाई लड़ाई हमारी वर्ल्ड वार में नहीं थी, हम वर्ल्ड वार का हिस्सा नहीं थे, लेकिन भारतीय फौज को, भारतीय सेना को आपने विश्व युद्ध में धकेल दिया। भारत की लड़ाई नहीं थी, लड़ाई तो जर्मनी और ब्रिटेन की थी, तो तुम लड़ते, तुमने हमारी फौज का इस्तेमाल क्यों किया? अब एक बात बताओ, जब अंग्रेजों ने हमारी फौज का इस्तेमाल जर्मनी और जापान के खिलाफ किया होगा, तो क्या जर्मनी और जापान को यह नहीं लगा होगा कि भारत भी इसमें शामिल है? तो क्या उन्होंने भारत पर अटैक करने की योजना ना बनाई होगी? अच्छा देखो, हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं क्यों? क्योंकि हमें उस विश्व युद्ध का हिस्सा बनाया गया, जबकि हम उस विश्व युद्ध में शामिल नहीं थे। कांग्रेस ने कहा कि अगर तुम्हें शामिल करना था तो एक बार हमसे तो मशवरा करते। आपने बिना हमारी अनुमति के, बिना हमारे समर्थन के आपने भारत को विश्व युद्ध में क्यों धकेल दिया? और अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर हम आपके साथ नहीं हैं। अब यहां से अंग्रेजों को जो है वो घबराहट शुरू हो गई। घबराहट अंग्रेजों को ये शुरू हो गई कि अगर ऐसी स्थिति में जब ब्रिटेन जर्मनी और जापान से जंग लड़ लिया है, अगर भारत में 1857 की क्रांति की तरह कोई बगावत हो गई, तो हम जर्मनी और जापान से लड़ेंगे या हम भारत में उस आंदोलन को दबाएंगे? बोलो भाई, आप कितनी जगह लड़ाई कर लोगे? कितने लोगों से लड़ाई कर लोगे? आप पूरी दुनिया से नहीं लड़ सकते, ये लड़ लोगे है? किस किस से लड़ाई करोगे? ये उनके लिए चिंता का सबब बन गया।
जब कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया। और ये भारत के लिए बहुत अच्छा मौका भी था, क्योंकि अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 45 तक चला उसमें फंस गए थे। तो एक घटना तो ये घटी थी। इसी दरमियान एक घटना और घटी, देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या। देखिए, एक घटना इसके बाद घटी, ये पॉइंट है सब। लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या। अब देखो ये मामला क्या है, इसको भी थोड़ा देखेंगे। पहला सवाल यह है कि यह हत्या किस समय पर हुई। तो हत्या हुई थी 13 मार्च 1940 को। वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल में। कहां हुई थी, कहां हत्या करी थी? लंदन में। लंदन में किस जगह करी थी? तो उसे कहते हैं कैक्सटन हॉल। कैक्सटन हॉल में हत्या हुई थी। किसने हत्या की थी? सरदार उधम सिंह ने। सरदार उधम सिंह। किसने माइकल ओडायर की हत्या की थी? तो यह हत्या की थी सरदार उधम सिंह ने। ठीक है। और सरदार उधम सिंह को फांसी हुई थी। फिर सरदार उधम सिंह को फांसी हुई थी 31 जुलाई 1940 को। लंदन में एक जेल पड़ती है, पेंटन विले जेल। पेंटन विले जेल में कहां हुई थी फांसी? पेंटन विले जेल में। अब पहला सवाल देखिए यह है कि ब्रिगेडियर जनरल डायर नहीं है ये वो व्यक्ति नहीं है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में शामिल था। ध्यान रखना, वो ब्रिगेडियर था, वो सेना में था, ये गवर्नर था। तो हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि दोनों नाम सेम थे। नहीं जी, ये दोनों व्यक्ति अलग अलग थे। वो नाम जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का खलनायक था, खलनायक ही बोलेंगे, नायक थोड़ी ना था हमारे लिए, गद्दार, वो ब्रिगेडियर जनरल डायर था। बोलो। और ये कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर, जैसे कि राज्यपाल होते हैं, इस तरीके का था ये। ठीक है। लेकिन एक तो बात तय थी कि अंग्रेज विश्व युद्ध में थे, फंसे हुए थे, ऊपर से अंग्रेज अधिकारियों की हत्याएं भी शुरू हो गई। इससे अंग्रेजों के जो पैर थे वो और डगमगा गए। और उन्होंने ये कोशिश करी फिर कि किसी भी तरीके से भारत के लोगों को अपने समर्थन में लो, भारत के लोगों को मनाओ, भारत के लोगों को अपनी तरफ खींचो, ताकि भारत में अंग्रेजों के खिलाफ कोई बगावत ना हो। ठीक है। इससे अगली घटना क्या है? ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, लेकिन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में है व्यक्तिगत सत्याग्रह। उसे कहते हैं इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडेंस। इसे कहते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। देखो क्रम थोड़ा ध्यान रखेंगे ना घटनाओं का। घटनाओं का शुरू से क्रम आपको याद हो रहा है। पहले चंपारण हुआ, फिर उसके बाद में अहमदाबाद गांधी जी का आंदोलन सूती मिल में, फिर उसके बाद में खेड़ा किसान आंदोलन, फिर उसके बाद आया रोल एक्ट, फिर उसके बाद आया जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर उसके बाद गांधी जी का असहयोग आंदोलन,
फिर उसके बाद में स्वराज पार्टी बनी, फिर उसके बाद में HRA का गठन हुआ, फिर उसके बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी बनी, फिर उसके बाद में साइमन कमीशन आया, फिर उसके बाद में लाला लाजपत राय की मौत हुई, फिर उसके बाद में महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन आया, दांडी मार्च, फिर उसके बाद में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसके बाद में गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके बाद में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसके बाद में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसके बाद में पूना पैक्ट हुआ 1932 का, बोलो। उसके बाद में क्या आया, भारत शासन अधिनियम 1935। उसके बाद में क्या हुआ, कांग्रेस ने आम चुनाव हुए, आम चुनाव के बाद क्या हुआ, कांग्रेस ने रिजाइन करा, विश्व युद्ध हुआ, कांग्रेस ने रिजाइन करा। उसके बाद में क्या घटना घटी, माइकल ओडायर की हत्या हुई, उसके बाद में व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये क्रम घटनाओं का लगाने के लिए आएगा, एक एक घटना आपकी आंखों के सामने तैरती हुई नजर आएगी, ठीक है। चलिए, उसे कहते हैं व्यक्तिगत